दिन से अमेरिका मुसलसल ईरान पर हमले कर रहा था और बड़ी एस्केलेशन की धमकियां भी दे रहा था। ऑल ऑफ अ सडन जंग रुक गई है। What could be the reason behind it? क्या अमेरिका डिप्लोमेसी को चांस देना चाह रहा है या दिस इज merely a tactical pause? बहुत शुक्रिया महरीन, आपने इनवाइट किया है। ये देखिए, बुनियादी तौर पर तो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने पूरा जोर लगाया कि मिलिटरीली हासिल कर लिए जाएं, और ज़ाहिर है मिलिट्री बड़ी अनलीश की गई थी हर तरीके से। हमने देखा तकरीबन जो 40 दिन की जंग हुई थी, 20,000 ईरानियन टारगेट्स को हिट किया गया था, जिसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कंपाउंड, वाटर, बिजली घर, स्कूल, एक बच्चों का स्कूल भी। तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उस तरह हासिल नहीं हुए जो उनको बारगेनिंग लीवरेज देते। उसके बाद हमने पॉज देखा, फिर पॉज के बाद दोबारा जो एस्केलेशन शुरू हुई, तो उसकी मेन वजह यही थी, एक ट्रस्ट डेफिसिट दोबारा एनहांस हो गया। मैं उस पर आपके सवाल पे थोड़ी सी बैकग्राउंड अर्ज करके आता हूँ। और उसमें भी ट्रस्ट डेफिसिट इस तरह था कि अमेरिका ने ओमान को और मिडल ईस्ट के ममालिक को कन्विंस किया कि ओमान किसी तरीके से अपनी कोस्ट के साथ साथ जो बहरी जहाज़ों को उनको गुजारे, ताकि ईरान की जो मिथ है वो टूट जाए कि उसका कंट्रोल स्टेट ऑफ होर्मुज का उसके पास है। फिर अमेरिका ने बैक ऑफ किया, जो उसने एसेट रिलीज करने थे या कंपनसेशन देनी थी 36 बिलियन की, फिर 24 बिलियन हुआ, फिर 12 बिलियन हुआ, वो नहीं दिया गया। हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं हुए। तो ये सारा देखने के बाद शायद ईरान को वो तारीख याद आ गई होगी जब JCPOA एग्रीमेंट हुआ था 2013 में, तो इंटरिम एग्रीमेंट हुआ था नवंबर में, और दिसंबर 2015 में फाइनल एग्रीमेंट हुआ था। उसमें ईरान ने 8 टन अपना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम वॉलंटरली हवाले मटेरियल कर दिया था, 8 टन। अभी तो 400 किलोग्राम की बात हो रही है। उस पर सैंक्शन उठनी थी, वो नहीं उठ सकी। जब वो नहीं उठी तो उसके पर तीन साल बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने वो मुआहदा मनसूख कर दिया। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट उस वक्त का चल रहा है। फिर अभी आप देखिए कि एक एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट था। अमेरिका ने पूरा कोशिश की कि जो मेरा प्रेसिडेंट ट्रंप का ये इंप्रेशन बन रहा है अमेरिका में कि ये डिफीटेड और कॉम्प्रोमाइज किस्म का MOU था, ईरान के हक में था। बहुत प्रेशर उन पर अपने वोटिंग का भी था, वोटर्स का भी था, इजराइल का भी बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने दोबारा एस्केलेट की थी। मैंने डे 1 पे कहा था, और अभी भी मैं उसी पे कायम हूं, कि अमेरिका वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्योंकि मिलिटरीली हासिल नहीं कर सका, तो ईरान ने तो सिर्फ रेजिलियंस दिखानी थी। अब मुझे लगता है वो एक तरफ गुड कॉप बैड कॉप दोनों इकट्ठे खेलना चाहते हैं। कभी वो डिस्ट्रक्शन एस्केलेट कर देते हैं, रियलाइज कराते हैं कि ईरान को बड़ी मैसिव डिस्ट्रक्शन का सामना करने पड़ेगा, लेकिन साथ ही फिर वो एक ऐसा जेस्चर देना चाहते हैं ताकि एक वैक्यूम क्रिएट करें, ईरान इंसेंटिव ले ले और शायद एग्जॉस्ट हो चुका हो तो कोई एक बेहतर बार्गेन की तरफ आ सके। तो आई थिंक ये गुड कॉप बैड कॉप प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही खेलते रहते हैं। आने वाले वक्त बताएंगे कि वो कंसिस्टेंट हैं इस पे, या दोबारा इसको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल करना चाहते या नहीं देना चाहते। ओके, रीजंस बिहाइंड द स्टॉपिंग ऑफ वॉर। मैं यहाँ पे एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल डीन केन, इन्होंने कहा है ट्रंप साहब से बात करते हुए कि हमारे जो असलहे के ज़खायर हैं उनमें बड़ी वाज़े और नुमाया कमी है इस टाइम। डू यू थिंक ये अमेरिका जैसी सुपर पावर को इस किस्म के भी मसाइल हो सकते हैं, एंड दैट कुड बी अ रीज़न बिहाइंड द वॉर नॉट कंटिन्यूइंग एट द मोमेंट? ये तो आपने याद होगा उनकी अपनी हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि हम एक रिप्लेनिश की वजह से हमने पॉज किया है। तो हमने एक रीआर्म करना चाहते थे, ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल को रिफ्रेश करना चाह रहे थे, स्टॉक पाइल का परेशानी हो गई थी। और मैंने पिछली जब जंग बंद नहीं भी हुई थी 40 दिन, जब लग रहा था कि सीज फायर हो जाएगी और सीज फायर हो गया फिर तो मैंने तो उस वक्त भी यही कमेंट ऑफर किए थे। थोड़ी रिसर्च करके मैंने डाटा भी निकाला था इंटरनेशनल, जो जिनकी रिसर्च, जिनका पेंटागन तक एक्सेस था, ऐसी रिसर्चेज भी आई थी जिनके तहत उनका मुख्तलिफ स्टॉक पाइल 35 से लेकर 45%, 35 to 45% टोमाहॉक का, पैट्रियट का और इन तरह के थर्ड मिसाइल्स का डिप्लीट हुआ था। अच्छा, वो डिप्लीट होना तो सब लोग कहते हैं अमेरिका पर बहुत पैसे हैं, 90 बिलियन ट्रिलियन डॉलर उनका 1.5 ट्रिलियन उन्होंने मांग लिया है। इट डज नॉट मैटर। अमेरिका की बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, वो रातों रात वेपन सिर्फ कैश पे बनते नहीं है। ये कैश एंड कैरी स्टोर नहीं है, ये वेपन्स होते हैं। नंबर 1 जो इम्प्लीकेशन है ना, बड़ा सीरियस वो है जिसको लोग कम फोकस करते हैं, और मैं अक्सर करता आया हूँ हाईलाइट, कि देखिए जितना अमेरिका स्टॉक पाइल अपना डिप्लीट करेगा, खास तौर पर चीन के लिए बड़ा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि चीन को तो वो डिटरेंस क्रिएट करता ही उस असले की बुनियाद पर है, ताइवान के मौजू पर। अमेरिका प्रेशर डालता है कि ताइवान से बैक ऑफ करे, चाइना एक कॉम्प्रोमाइज करे। सपोर्ट जो ताइवान को देता है वो बेसिकली मिलिटरीली एक डिटरेंस क्रिएट करके देता है। जितना ज्यादा असला अमेरिका का डिप्लीट होगा, खास तौर पर ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों तरफ से, तो उतनी ही विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी अमेरिका की खुल जाती है अगेंस्ट चाइना, इन फेवर ऑफ चाइना।
तो जाहिर है जब एक अमेरिका उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा तो उसकी डेटरेंस रहेगी। चाइना बहुत खुश है इस पर कि जो हर मिसाइल वो पॉसिबली लॉन्ग टर्म में डेटरेंस या फिजिकली को फायर हो सकता था चाइना के अगेंस्ट ताइवान के हक में, वो ईरान के ऊपर डिप्लीट हो रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस चाइना को ये आया है कि अगर ईरान जैसा मुल्क सस्टेन कर गया तो फिर जाहिर है अमेरिका को ये रियलाइज करना चाहिए कि चीन के साथ मुकाबला कैसे करेगा। दैट इज ट्रू। अच्छा, ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने तो ये स्टेटमेंट दी ही है, इसी किस्म की सिमिलर स्टेटमेंट्स अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, उन्होंने भी दी हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, एक सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ने एक वॉर को अपोज किया है जो कि उसका प्रेसिडेंट लड़ रहा है। आपके ख्याल में जो अमेरिका की मिलिट्री और रूलिंग एलीट है उसमें आपको एक दरार पड़ती नजर आ रही है इस टाइम? मेरीन, देखिए हमने तो जब से पढ़ना शुरू किया मिलिट्री वॉरफेयर को, हमें यही बताया गया था कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड ऑब्वियसली डिफीट इज ऑर्फन। तो अभी क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए, और आपने पिछली जंग के दौरान भी देखा था उनके बहुत सारे सीनियर मिलिट्री कमांडर्स और इवन पॉलिटिकल लीडरशिप को सैक कर दिया गया था या वो रिजाइन करके चले गए थे। उसकी वजह यही थी कि वो तमाम लोग मेरे नॉलेज के मुताबिक वो प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस कर रहे थे कि ये फ्यूटाइल वॉर है, ये आप इसराइल की जंग लड़ रहे हैं, हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्लियर ही नहीं है, ईरान को आप उस हद तक पिन डाउन नहीं कर सकते या डिफीट नहीं दे सकेंगे कि वो कॉम्प्रोमाइज करके घुटने टेके और आपकी 100% बात मान ले, वो सस्टेन कर जाएगा। और वही बाद में हुआ। अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते थे कि मुझे मिलिट्री से उस हद तक एक ऑब्जेक्टिव चाहिए या वो कंडीशन चाहिए सॉफ्टन और डिफीटेड और कॉम्प्रोमाइज ईरान की शक्ल में, ताकि मैं एग्रीमेंट अपनी फेवर में करूं, एक लेगेसी छोड़ के जाऊं, अगले वाले इलेक्शन में मेरे लिए बहुत ज्यादा एक गुडविल क्रिएट हो चुकी हो कि जो 47 साल में सदर नहीं कर सका वो मैंने कर दिया। तो वो तो हासिल नहीं हुआ। तो अब एक एलिमेंट ऑफ डाइवर्जेंस नजर आती है। उस वक्त मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप ने रिजाइन किया था, आपको याद होगा। अभी भी यही हो रहा है कि क्योंकि खासतौर पर JD वैंस अगले इलेक्शन के पॉसिबल कैंडिडेट है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, तो वो चाहते हैं कि क्योंकि ये मोस्ट अनपॉपुलर जंग है, यूनिफॉर्मली अनपॉपुलर जंग है अक्रॉस अमेरिका। मैं अमेरिका में कई दोस्त हैं जो पाकिस्तानी अमेरिकन से बात करता हूं, तो वो ये कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप डेमोक्रेट से हैं या आपका रिपब्लिक से ताल्लुक है, ये जंग कोई भी एक अपलॉड नहीं करता, इसको कोई शाबाश नहीं दे रहा कि कमाल हुआ है। खास तौर पर एक जिनी क्रिएट किया गया था ईरान का, और आज नहीं हुआ, वो सद्दाम हुसैन को भी किया गया था, वो कल गद्दाफी को भी किया गया था, वो अफगानिस्तान के तालिबान को भी किया गया था पहली रिजीम के अंदर। तो आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म अमेरिकन के अंदर भी आ रही है कि हम ऐसी जंगों में कूद रहे हैं जिनसे हम क्लियर कट बच सकते हैं, और वही प्रेसिडेंट ट्रंप का कंसर्न है। और आई थिंक JD वैंस और उनके दरमियान एक एलिमेंट ऑफ जो थोड़ा सा आपको नजर आया, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही है, आई थिंक ये अपनी अपनी रियलिज्म की बात है। ओके, अच्छा, जंग जो है हमें इस खित्ते से डिफरेंट फ्रंट्स पर एक्सपैंड होती नजर आ रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगी बरतानिया की। आपको पता है कि एक नेवल मिलिट्री अलायंस की भी बात हो रही है, और ज़ाहिर है बरतानिया ने अपनी एयरबेस अलाउ की थी अमेरिका को, वो ईरान पे वहाँ से हमला कर सके। ईरान ने आगे से धमकी दी है कि वो रिटेलिएट करेगा एंड एवरीवन इज़ अ फेयर टारगेट जिसकी सरजमीन यूज़ होगी ईरान को निशाना बनाने के लिए। डू यू थिंक इट इज़ अ ब्लफ, या ईरान वाकई इसको अमली जामा पहना सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो जब पहला राउंड हुआ था जंग का, मैरीन, आपको याद होगा कि जब फर्स्ट राउंड हुआ था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जिस तरह अनलीश की थी जंग, वो बड़ी हैरानकुन थी मेरे लिए। इस वजह से कि जब आप इस तरह का ऑफेंस प्लान करते हैं तो फिर आप अपने दोस्तों को, अलायंसेस को, जितनी आपकी पार्टनरशिप होती है उनको कन्वर्ज करते हैं फॉर अ वॉर, जैसे अमेरिका करता आया था अफगानिस्तान पे भी, सीरिया पे भी, लीबिया पे भी। नेटो के ममालिक 40 से इकट्ठे होकर हमलावर होते थे, कैजुअलिटीज होती थी, शेयर होती थी, इकोनॉमिक फंडिंग या बर्डन होता था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो अमेरिका को बड़ा आसान लगता था, डेड बॉडीज अमेरिकन जब देखते थे कमिंग होम, वो समझते थे कि सबकी हलाकतें हो रही हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप स्टैंड अलोन कर रहे हैं। अब जब डाइवर्ट किया तो आपने देखा कि उन अलायंस हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं कि यूके ने, इवन नेटो ने, कनाडा ने, डेनमार्क ने, बिकॉज ऑफ ग्रीनलैंड, वो सपोर्ट नहीं दिया। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप एक दोबारा कन्वर्जेंस चाह रहे हैं। अब तुर्की भी गए हैं, आपको याद है, उन्होंने F-35 ऐलान कर दिया कि हम तुर्की को देंगे। यूरोप को दोबारा एंगेज करना चाह रहे हैं, यूके को करना है। तो आई थिंक ये उनकी एफर्ट है कि कम से कम जब जंग खत्म हो तो मेरे खिलाफ इस तरह की कैंपेन या एक ग्रीवेंसेस बाकी ममालिक ना शुरू हो कि मैंने डिसइंटीग्रेट कर दिया है ऑलमोस्ट नेटो को भी, या जो एक ट्रस्ट जो बॉन्डेज था बिटवीन यूरोप और अमेरिका वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो आई थिंक वो रीगेन करना चाह रहे हैं। और आखिरी बात इसके ऊपर ये है, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर उनके चेंज हुए यूके के, तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हमारा स्ट्रेन हुआ होगा या उनकी लीडरशिप ने फैसला हमारे हक में नहीं किया था,
नए लीडर को एंगेज करना चाहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि यूके फर्दर अमेरिका के साथ इस सिलसिले में नहीं चलेगा? इज दैट व्हाट यू सेइंग? आपका पहले पोर्शन कट गया था, दोबारा जरा बोलिएगा फर्स्ट जी, पोर्शन। मतलब यानी कि एक दफा तो उसने अपनी बेसिस यूज करने दी हैं ईरान को, आप ये कह रहे हैं कि दोबारा यूके इससे गुरेज करेगा? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, अभी तो जब तक मैनिफेस्ट नहीं करेगा ईरान अपनी रीच वहां तक, जैसे उसने जॉर्डन तक कर ली है, इजराइल तक कर ली है, थ्रेट तो उसने जरूर किया कि हमारी, ठीक है। लेकिन बाज औकात आप अमेरिका का साथ जो भी मुल्क देगा, जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली ज्योग्राफियाई तौर पर उसके मुल्क का हमला करेगा। आई थिंक वो उस अच्छा। मुल्क की कोई भी जो इंटरेस्ट होगी, जो प्रेजेंस होगी इस खित्ते में, उनको टारगेट कर सकता है। और यूके की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन है भी। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएटली कोई ऐसी ईरान की नॉन कैपेबिलिटी है जो यूके तक हिट करेगी, ओके। लेकिन दैट कैन बी अ बिग सरप्राइज, बिकॉज ट्रेडिशनली अभी जो जॉर्डन पर हमला किया था ईरान ने, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन से ऊपर था, वो उसने वर्टिकली भी एस्केलेट किया जंग को। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन वो है जो वो मिडल ईस्ट के ममालिक पर करता आया है, ड्रोन फेंका, शिप्स को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन ये आउट ऑफ रीच था। जॉर्डन ऑलमोस्ट शॉर्ट ऑफ इजराइल एक मुल्क है, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट, अगर इजराइल 1600 किलोमीटर है तो जॉर्डन 1500 किलोमीटर है। तो ओके। इतनी रीच उसने दिखाकर अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक और बात को भी गलत साबित किया था कि मेरी नेवी, मेरी एयरफोर्स या मेरी रीच या पंच या रिजॉल्व कॉम्प्रोमाइज हो चुका है बुरी तरीके से जंग के दौरान। इन इंग्लैंड तक अभी नॉन कैपेबिलिटी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो फायर करते तो ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, लेकिन इंटरेस्ट को वो इनडायरेक्टली हिट कर सकते हैं जो इंग्लैंड की है। तो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन तो ईरान के खिलाफ भी हो रही है, आपने भी हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन की बात की है। कैस्पियन सी में ईरान का जहाज जा रहा था जिसमें यूक्रेन के सदर के मुताबिक रशियन वेपन्स थे, और यूक्रेन ने उस जहाज को टारगेट किया है, और ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने डायरेक्टली थ्रेटन किया है कि जी हम कोई भी एग्रेशन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ेंगे। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस सिचुएशन? देखिए, इस वक्त सबसे जो ज्यादा साइलेंट कह लें, सोबर कह लें, और नॉन विजिबल जो कंट्रीब्यूशन रही है वो तो रशिया और चाइना की रही है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि चाइना बेसिकली, देखिए इस वक्त ऐसा मुल्क है जो ताइवान पर खुश होगा कि विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी अमेरिका ने खुद खोली है। रशिया को भी एक एडवांटेज हुआ इस जंग का कि वो कैश पर तेल बेचना शुरू हो गया, उसकी करेंसी बढ़ गई, और उसको मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस थे, क्योंकि वो जंग में उसकी ह्यूमन कैजुअलिटीज बड़ी हुई हैं। यूक्रेन के खिलाफ जो जंग हुई है, उनको असला खरीदने के लिए और बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स यूज होते हैं, मटेरियल्स यूज होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, वो चाइना के पास है। तो रूस को बहुत ज्यादा कैश की जरूरत थी जंग लड़ने के लिए। तो जो तेल अब सेल शुरू हुई तो वो रूस बहुत खुश है उसके ऊपर। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जब वैक्यूम क्रिएट हुआ, रूस को जो असला देना पॉसिबली पहले देता आया था वो नहीं रुका, तो अब ईरान की एक डेफिशिएंसी बहुत बड़ी, खास तौर पर जब सीज फायर हुई है। तो ईरान अपना असला रिप्लेनिश करने के लिए रूस से इन टच है भी। मैं एक मिसाल से वाजे कर देता हूं कि जो शाहिद ड्रोन है, जो मशहूर हुआ ईरान के नाम पे, लेकिन रूस पहले ही लेके उसको इस्तेमाल करके अपग्रेड कर चुका है। दैट मीन्स उसने एक अपग्रेडेड वर्जन, लॉन्गर रेंज, मोर प्रिसीजन एक ड्रोन जो शायद को उसने अपग्रेड किया था, वो इवन एक्सपोर्ट बैक कर रहा है ईरान को अपग्रेड करने के बाद। तो पॉसिबली ऐसा कोई असला हो सकता है, लेकिन ये एक न्यू डायमेंशन है। शायद ईरान की रिजॉल्व डिपेंडेंट होगा, वो यूक्रेन को एंगेज करना चाहता है इस स्टेज पे। ये एक और लेडर ऑफ एस्केलेशन होगा जो ईरान डिपेंडेंट होगा कि किस हद तक यूक्रेन के खिलाफ जा सकता है।